हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? एकदम बढ़िया। स्वागत है आपका फिर से हमारे टीचिंग क्लास प्रगतिशील क्लासेस में। ठीक है, आज हम लोग फिर से क्लास 10th का एक टॉपिक देखते हैं। और पिछले टॉपिक में बताए हुए थे पिछले क्लास में कि एक अपना जो टॉपिक है वो छूट गया है, इसको वहां पे नहीं करा पाए थे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस में, मतलब रेसिस्टेंस के बारे में वहां पे नहीं बताए थे। ठीक है, तो आज रेसिस्टेंस के बारे में कुछ देखते हैं। और अगर वीडियो का लेंथ बहुत ज्यादा लंबा नहीं हुआ तो फिर से कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस पे क्वेश्चन करेंगे, नहीं तो उसका सेपरेट वीडियो बना दिया जाएगा। ठीक, जो बच्चे पिछला वीडियो नहीं देखे हुए हैं, यहाँ आई बटन पे लिंक आएगा, जाके उसको देखो और एकदम अच्छे से पढ़ाई करो। जितना भी क्वेश्चन यहाँ पे देंगे, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को खुद से करो, फिर जाके आंसर देखो, बहुत फायदा होने वाला है। और साथ में क्या करो, तुम्हारे पास जो भी पब्लिकेशन का बुक है ना, उस पब्लिकेशन के बुक से क्वेश्चन लगाना शुरू करो, क्योंकि लेक्चर कितना भी देख लिए, थ्योरी सफिशिएंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। बोर्ड एग्जाम में जितना थ्योरी लिखा दिए हुए हैं उससे एक पॉइंट बाहर नहीं आने वाला, लेकिन जो क्वेश्चन कराए हुए हैं ना, उस क्वेश्चन को तुम और थोड़ा सा प्रैक्टिस करो ताकि तुम्हारा थोड़ा सा फ्लो बन जाए क्वेश्चन बनाने में। ठीक है, आ जाओ रेसिस्टेंस के बारे में देखते हैं। रेसिस्टेंस क्या होता है? रेसिस्टेंस जो है ना, वो किसी भी मटेरियल का प्रॉपर्टी है। रेसिस्टेंस जो है वो किसी भी मटेरियल का प्रॉपर्टी है। वेट एक मिनट, थोड़ा सा माइक सही नहीं है। चल, हो गया सब सही। देखो रेसिस्टेंस क्या है। रेसिस्टेंस इट इज द property of material. It is the property of material by virtue of which it oppose the flow of current. यही सबसे इजी डिफिनेशन है। देखो क्या लिखा है, रेसिस्टेंस जो है ना, वो किसी भी मटेरियल का ऐसा प्रॉपर्टी है जिसके वजह से वो करंट के फ्लो का अपोज करता है। रेसिस्टेंस किसी भी मटेरियल का ऐसा प्रॉपर्टी जिसके वजह से वो करंट के फ्लो का अपोज करेगा। और रेसिस्टेंस का जो सिंबल होता है वो ऐसा कुछ बनाना सिखाया है, ये रेसिस्टेंस का सिंबल होता है। अभी इससे हम लोग करंट पास कराए, आई करंट पास कराए, और इसका रेसिस्टेंस को आर लिखते हैं, आर से डिनोट करते हुए हैं। और इसका ऐसा यूनिट सबके बारे में बता चुके हैं पिछले क्लास में, ओम होता है इसका ऐसा यूनिट, ये सब बता चुके थे। अभी देखो करंट इससे फ्लो करेगा, इस वाले से करंट फ्लो करेगा, लेकिन ये क्या करेगा, ये जो मटेरियल है ना, ये करंट को अपने से होके आसानी से नहीं फ्लो करने देगा। मतलब करंट को यहां से फ्लो होने में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, जिसके वजह से ये वाला जो कंडक्टर है इसका ऐसा प्रॉपर्टी जिसके वजह से ये करंट के फ्लो का अपोज करता है, ऐसा जो प्रॉपर्टी है इस मटेरियल का, इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं रेसिस्टेंस। आया अच्छे से समझ में? रेसिस्टेंस क्या है? रेसिस्टेंस इस मटेरियल का ऐसा प्रॉपर्टी है जिसके वजह से वो करंट के फ्लो का अपोज करता है। क्लियर है? ये सब बात तो पहले बता चुके हैं, फिर भी लिख देते हैं कि ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस, जो रेसिस्टेंस है ना, ऐसा यूनिट जो होता है रेसिस्टेंस का, वो होता है ओम। ठीक है, इसको ये वाला सिंबल ऐसे, इसको हम लोग ओमेगा पढ़ते हैं, इससे डिनोट किया जाता है। और इसमें बात है कि ऐसा यूनिट इसका ओम हो गया, उसके बाद इसको डिनोट करते हैं, वो तो ऊपर का लिख दी हमें, फिर भी इसको लिख देते हैं, इट इज डिनोटेड बाई आर। इसको डिनोट करते हैं आर से। अभी देखो, अगर अपने पास V दिया है और I दिया है, और तब अगर R को फाइंड करना हो, तो यहां से हम लोग ओम्स लॉ से पढ़े हुए थे कि V इज इक्वल टू I इंटू आर, और यहां से अगर R अपने को चाहिए तो ये R बराबर हो जाएगा V डिवाइड बाई I। ठीक है, ये तो तब चाहिए ना रेसिस्टेंस, ये रेसिस्टेंस का फॉर्मूला तब आएगा जब अपने को पोटेंशियल और करंट दोनों का वैल्यू दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तब क्या करेंगे, कितना पोटेंशियल का चेंज हुआ वो निकाल देंगे, कितना करंट दिया हुआ है वो पता रहेगा, दोनों को डिवाइड करेंगे, रेसिस्टेंस पता चलेगा, और इसका ऐसा यूनिट जो है वो ओम होगा। ये तो क्लियर है। अभी देखो, अभी जो है एक और फैक्टर है, उस पर भी रेसिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है। अब उसको देखते हैं, तो हेडिंग लगाओगे फैक्टर्स ऑन विच रेसिस्टेंस डिपेंड।
कौन कौन से फैक्टर पे रेसिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है। तो देखो कौन कौन से फैक्टर पे रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। फैक्टर्स ऑन विच रेसिस्टेंस डिपेंड, कौन कौन से फैक्टर पे रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। ठीक है, देखो ध्यान से देखोगे कौन कौन से फैक्टर पे ये जो रेसिस्टेंस है, ये रेसिस्टेंस जो है वो डिपेंड करेगा। तो इसमें जो सबसे पहला फैक्टर है ना, फर्स्ट कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करेगा, तो जो सबसे पहला फैक्टर है वो है कि सबसे पहले जो रेसिस्टेंस है वो लेंथ पे डिपेंड करेगा। लेंथ, इसको लिखते हैं एल से। कैसे डिपेंड करेगा इसको देखो, ध्यान से देखोगे। जैसे ये वायर है अपने पास, ये इतना बड़ा वायर, और दूसरे केस में क्या किए हैं ना, ये वायर ले लिए हैं इतना बड़ा, मतलब इसका लेंथ मान लो एल है और इसका लेंथ जो है वो 12 है। ठीक है, अभी देखो इस वाले वायर से करंट को पास कराओगे तो अब जो इसको ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगा, मतलब जो रुकावट मिलेगा वो इतना दूर में मिलेगा, इतना दूर में रुकावट मिलेगा। लेकिन यहां पे जो इसको रुकावट मिलेगा वो अब इतना दूर तो पहले से था, उतना का और दूर में मिलेगा इसको रुकावट। तो रुकावट इस केस में ज्यादा कि इस वाले केस में ज्यादा? एकदम से लग रहा है कि 12 वाले में ज्यादा है समझ में ना। रुकावट जो ऑब्स्ट्रक्शन आएगा, करंट को फ्लो होने में जो दिक्कत आएगा वो दिक्कत किसमें ज्यादा आएगा कि इस वाले में? तो सेकंड वाले में ज्यादा आएगा, मतलब इसका रेसिस्टेंस जो है वो ज्यादा होगा ना। अब जिसका रेसिस्टेंस ज्यादा मतलब इसका लेंथ ज्यादा, तो इसीलिए इसका रेसिस्टेंस ज्यादा। आया बात समझ में? तो जो पहला फैक्टर है कि लेंथ, तो अब लेंथ वाले में ये लिख दें कि लेंथ में जो हो जाएगा, यहां से लेंथ में ये हो जाएगा कि रेसिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ के। आया बात समझ में? ऐसे बोलेंगे कि लेंथ को बढ़ा रहे हैं तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का यही मतलब होता है, एक क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं तो दूसरा क्वांटिटी भी बढ़ेगा, एक क्वांटिटी घटा रहे हैं तो दूसरा क्वांटिटी भी घट जाएगा। अगर यहां से लेंथ को डबल करोगे तो रेसिस्टेंस डबल हो जाएगा, लेंथ को आधा करोगे तो रेसिस्टेंस भी आधा हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, एकदम क्लियर है। अभी देखो दूसरा बात सिखा रहे हैं, एकदम ध्यान से देखते जाओ। सेकेंड पॉइंट है एरिया। एरिया एरिया इसको ए से लिखेंगे। ठीक है, फिर से देखो तुम्हारे सामने दो मटेरियल बना रहे हैं। यहां पे एक ये मटेरियल है इतना, ये एक मटेरियल है, एक मटेरियल ये बना दिए। ठीक है, ये है एक मटेरियल। अभी देखो एक दूसरा मटेरियल भी बनाते हैं यहीं पे, इतना ही लेंथ का बनाते हैं। इस बार लेंथ को ना उतना ही रखते हैं और क्या किए, एरिया जो था ना उस एरिया को बढ़ा दिए। पहले जो था पहले वो इतना एरिया, अब एरिया बढ़ा दिए। अभी देखो एरिया बढ़ाने से क्या होगा, पहले जो हो रहा था वो इलेक्ट्रॉन के जाने का इतना रास्ता था, अब वही इलेक्ट्रॉन के जाने का जो रास्ता है, मतलब 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन इतना जगह से जा रहा था, और अभी भी क्या होगा कि 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो इतना जगह से जाएगा। तो इस वाले में सारा इलेक्ट्रॉन एकदम पास पास, तो सब इलेक्ट्रॉन के बीच में कॉलिजन बहुत ज्यादा होगा, धक्का जो है सब कॉलिजन एक दूसरे में ज्यादा होगा। लेकिन यहां पे क्या होगा, सारा इलेक्ट्रॉन के बीच में अब गैप आ गया। अब इलेक्ट्रॉन के बीच में गैप है तो सबको फ्लो करने का जो रास्ता मिल गया वो आसान मिल गया। तो इस रास्ते में कॉलिजन कम होगा, मतलब इस रास्ते में रुकावट कम होगा, और इस वाले में रुकावट ज्यादा होगा। आया बात समझ में? तो रेसिस्टेंस क्या है, एक्चुअली में रुकावट ही है। तो एरिया के लिए रेसिस्टेंस बोले कि ये इसको ऐसे लिखो कि रेसिस्टेंस जो है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एरिया के। कोई दिक्कत नहीं, मतलब अगर एरिया कम रहेगा, ये वाला एरिया कम रहेगा तो रेसिस्टेंस ज्यादा। आया समझ में? और ये वाला एरिया ज्यादा ना, तो एरिया जितना ज्यादा रेसिस्टेंस उतना कम। क्लियर है? एरिया जितना ज्यादा होगा रेसिस्टेंस का वैल्यू उतना ही कम हो जाएगा। एकदम बात सही है। चलो ये दोनों पॉइंट आए समझ में। इस पॉइंट को हम थोड़ा सा और सही से बता रहे हैं, ध्यान से देखो। आर प्रोपोर्शनल 1/एरिया। अब देखो रेसिस्टेंस जो हम लोग बात करेंगे वो जनरली बात करेंगे वायर के लिए। ये वायर है तो तुमको एरिया निकालना सिखाएं कि क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसे निकालते थे सबसे पहला लेक्चर में। जब करंट इधर से फ्लो हुआ तो ये वाला सरफेस एरिया जो करंट के परपेंडिकुलर है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया बोले थे। ये वाला एरिया को बोले थे क्रॉस सेक्शनल एरिया। अभी देखो ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो ये वायर है तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, यही एरिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया। और ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है तो इसका वैल्यू कितना होगा, तो इसका वैल्यू लिख सकते हैं पाई r स्क्वायर।
ये जो एरिया है, ये सामने से देखोगे, इसको अगर सामने से देखोगे तो एक सर्कल दिखेगा ना। ये जो सामने से देखोगे इसका प्रोजेक्शन कैसा दिखेगा, ऐसे एक सर्कल दिखेगा, और ये सर्कल का इसमें रेडियस जो होगा वो r होगा। तो इसका रेडियस कितना, इसका एरिया जो हो जाएगा वो पाई आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे, यहाँ जो था कि रेसिस्टेंस जो है, रेसिस्टेंस यहाँ एरिया की जगह लिखे हैं पाई आर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अभी देखो पाई तो कांस्टेंट है, तो ऐसा भी लिखें कि रेसिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के। अच्छा, और देखो रेसिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेडियस, और क्या रेडियस को डायमीटर बाई 2 लिख सकते हैं क्या? तो इसके जगह क्या लिखोगे, d बाई 2 अब पूरे का स्क्वायर। तो यहां से फिर से क्या आ जाएगा, r इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 बाई यहां से d स्क्वायर, नीचे में 4 बचा वो ऊपर जाएगा ना, वो तो कांस्टेंट है, तो प्रोपोर्शनल के साथ उसको डाल दिए। दो बात बहुत इंपॉर्टेंट बताना है, ये वाला ध्यान से देखो और ये वाला, यहां से क्वेश्चन कैसे पूछता है वो बात को पहले थोड़ा सा समझो। बोलेगा कि एरिया को बढ़ा दिए तो रेसिस्टेंस कम होगा, एरिया घटा दिए तो रेसिस्टेंस ज्यादा होगा। एकदम क्लियर है ये चीज? फिर से सुनो, एरिया को डबल कर दिए तो एरिया को डबल करोगे तो ये वाला उसका रेसिप्रोकल, तो डबल का रेसिप्रोकल 1/2, मतलब एरिया डबल तो रेसिस्टेंस आधा। क्लियर? फिर से देखो, यहां पर बोलेगा कि एरिया को आधा कर दिए 1/2, तो 1/2 का रेसिप्रोकल 2, एरिया को आधा किए तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, डबल। आ रहा है समझ में? और समझो, ये वाला जो रिलेशन है ना, ये वाला रिलेशन सबको याद रहता है और यहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, लेकिन ये वाला जो रिलेशन है ना, इस रिलेशन से क्वेश्चन नहीं आया हुआ है। अगर आएगा तो गड़बड़ कर दोगे। अब ध्यान से देखो, इसको गड़बड़ नहीं करना है। कैसे इसको समझते हैं, ये जो R है ना, यहाँ पे दो R हो गया, ये R जो है ये रेसिस्टेंस वाला है, ये R रेसिस्टेंस का है, और ये R जो है ना ये रेडियस के लिए यूज किए हैं, तो गड़बड़ नहीं करना। यहाँ पे इसको करना ऐसा कर देते हैं, इसको स्मॉल r कर देते हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो गए। ये छोटा वाला R है, ये वाला जो है ये स्मॉल r कर दो, स्मॉल r, ये जो है स्मॉल r। अब सही है? अब देखो रेडियस वाले में, रेडियस को बढ़ाओगे तो रेसिस्टेंस घटेगा, कोई डाउट नहीं है। रेडियस को घटाओगे तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, कोई डाउट नहीं है। लेकिन हम बोल रहे हैं कि रेडियस को डबल किए तब रेसिस्टेंस कितना होगा, तो इसको डबल करोगे तो रेसिस्टेंस, ये सॉरी रेडियस में डबल हुआ, और यहां क्या है, रेडियस का स्क्वायर, तो डबल मतलब 2 ना, 2 का स्क्वायर 4, और ये वाला नंबर अगर 4 ज्यादा तो ये वाला नंबर क्या होगा, 4 कम, मतलब रेडियस को डबल करेंगे तो रेसिस्टेंस 4 गुना कम हो जाएगा। बात डाइजेस्ट हो रहा है? नहीं, फिर से समझो क्या बोल रहे हैं। ये जो रेडियस था इसको हम क्या बोले, डबल कर दो, तो रेडियस को डबल करोगे मतलब इसको बढ़ाएंगे तो ये तो घटेगा, ये बात तो है समझ में। डबल करोगे तो r के जगह आप 2r रखोगे ना, अब उसका स्क्वायर करोगे तो 4r स्क्वायर, और ये 4r इधर जाएगा तो रेसिप्रोकल में 1/4 होगा। तो यही बात बता रहे हैं कि अगर रेसिस्टेंस को डबल करोगे तो यहां से रेडियस को डबल करोगे तो रेसिस्टेंस वाला जो है, ये रेसिस्टेंस जो है इसको डबल करने पे ये कम होगा, तो ये कितना कम होगा, तो ये रेडियस को डबल किए हैं तो ये वाला वैल्यू हो जाएगा यहाँ 2 का स्क्वायर, तो ये वाला 1/4। क्लियर है? और समझो, अगर हम ऐसा बोले कि ये जो रेडियस है ना इसको 3 गुना बढ़ा दिए, 3 टाइम्स बढ़ाए, तो 3 का स्क्वायर 9, और ये वाला 9 का रेसिप्रोकल इधर मतलब 1/9, मतलब 1/9 का मतलब क्या हो गया कि ये जो रेसिस्टेंस है ये 9 टाइम्स कम हो जाएगा। अगर रेडियस को 3 टाइम्स इंक्रीज किए तो रेसिस्टेंस 9 टाइम्स डिक्रीज करेगा। क्लियर है? रेडियस को 4 टाइम्स इंक्रीज करोगे तो रेसिस्टेंस उसका 4 का स्क्वायर 16 टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा। अब क्लियर है? ऐसा फिर से देखो, रेडियस को हाफ किए तो 1/2 का स्क्वायर 1/4, और 1/4 का उल्टा तो 4 हो गया ना, मतलब रेडियस को आधा किए तो रेसिस्टेंस 4 गुना हो जाएगा। क्लियर है? रेडियस को 1/3 किए 1/3 तो रेसिस्टेंस 1/3 का स्क्वायर 1/9 का उल्टा 9 टाइम्स हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरीके से यहां भी तो है डायमीटर के केस में, जैसे रेडियस वैसा ही डायमीटर को डबल करोगे तो डबल का स्क्वायर 4, तो ये 4 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। आया बात समझ में? अगर इसको इंक्रीज कर रहे हो तो ये वाला घटेगा। क्वेश्चन पूछेगा कि डायमीटर को 2 टाइम्स इंक्रीज किए तो बोलेंगे कि रेसिस्टेंस जो है वो 4 टाइम्स डिक्रीज किया। क्लियर है? यहां से डायमीटर को 3 टाइम्स इंक्रीज किए तो 3 का स्क्वायर 9, तो यहां से ये 9 टाइम्स जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। एकदम क्लियर है? तो हम ये बताए कि फैक्टर्स जो है जिसपे रेसिस्टेंस डिपेंड करता है तो 2 ठो, पहला हो गया लेंथ,
दूसरा हो गया एरिया, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और फिर इसी एरिया को पाई आर स्क्वायर के टर्म में लिख के तुमको समझाए, और फिर रेडियस को डायमीटर के टर्म में लिख के समझा दिए। इतना तो आया होगा समझ में। अभी देखो, इसको कर लो कॉपी, नहीं किए थे थोड़ा सा पीछे जाओ वीडियो में और फिर से उसको कॉपी करो। अभी देखो, तीसरा फैक्टर भी होता है, तीसरा थर्ड होता है, थर्ड नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल। और ये सब मटेरियल का अपना अपना होता है। जैसे कि हम कॉपर का मटेरियल लेंगे और एक सिल्वर का लेंगे, तो जानते हैं ना कि सिल्वर बेस्ट कंडक्टर है। सिल्वर बेस्ट कंडक्टर मतलब उसमें रुकावट बहुत कम होगा, और ये जो कॉपर लीजिए उसमें उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा रुकावट होगा। एल्युमिनियम ले लोगे तो थोड़ा और ज्यादा रुकावट होगा। तो यही है कि नेचर ऑफ मटेरियल, कौन सा मटेरियल हम लोग यूज कर रहे हैं, जो मटेरियल यूज करेंगे उसका अपना ही कुछ रेसिस्टेंस होगा। वही ये बात किया तीसरा वाला पॉइंट, ठीक है। और फोर्थ वाला पॉइंट, ये जो चौथा वाला पॉइंट है, ये चौथा वाला पॉइंट है टेम्परेचर। ये फोर्थ वाला पॉइंट है टेम्परेचर। अब देखो, टेम्परेचर पे रेसिस्टेंस कैसे डिपेंड करता है, इसके लिए बात समझो। टेम्परेचर का अगर बात बोले तो ऐसे बोलेंगे कि अगर टेम्परेचर है और अपने पास ओमिक कंडक्टर है, ओमिक कंडक्टर मतलब ऐसा कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है, उसमें क्या होता है ना कि टेम्परेचर बढ़ाने पे रेसिस्टेंस बढ़ जाता है। आया बात समझ में। जैसे कि अपने पास कॉपर है, तो कॉपर जो है वो ओमिक कंडक्टर है, ओम्स लॉ को फॉलो करेगा। तो उसमें जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ उसका रेसिस्टेंस भी बढ़ जाता है। जैसे मान लो कि ये वायर है और इसका टेम्परेचर बढ़ा है, इसका टेम्परेचर बढ़ा है तो इसका रेसिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। क्लियर है। और दूसरा होता है एक सेमीकंडक्टर, बस यहां पे नाम बता रहे हैं, कभी अगर मौका मिला तो इसको अच्छे से समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे सेमीकंडक्टर को। अभी बात समझ लो कि सेमीकंडक्टर क्या होता है। जैसे मोबाइल में जो माइक्रो एसडी कार्ड लगता है ना, वो सेमीकंडक्टर से बना हुआ। मतलब सेमीकंडक्टर का मतलब होता है ना कि ऐसा कंडक्टर जो अभी मतलब अगर उसको एनर्जी नहीं दोगे तो वो इंसुलेटर रहेगा, और उसको कोई एनर्जी मिलता है ना तो वो इंसुलेटर से कंडक्टर बन जाता है। इसी तरह नाम हम लोग देते हैं सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर में क्या हो जाएगा कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस का वैल्यू कम हो जाएगा। सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टेंस का वैल्यू कम हो जाता है। इतना बात है समझ में। मतलब एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि कौन कौन से फैक्टर पे रेसिस्टेंस डिपेंड करेगा, तो सबसे पहला रेसिस्टेंस जो है वो लेंथ पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सेकंड, एरिया पे डिपेंड करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तीसरा, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, हर मटेरियल का अपना नेचर होता है करंट को फ्लो होने से रोकने के लिए। और चौथा हो गया टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर का बात करें तो ओमिक कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टेंस बढ़ता है, और सेमी कंडक्टर का बात करें तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टेंस का वैल्यू घट जाता है। ये सब बात हुआ यहां से। इतना सब कुछ तो क्लियर हो गया। अभी देखो, इसको अब एक फॉर्मूले में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करेंगे ध्यान से देखते जाओ। यहां से ये आया कि रेसिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ, फिर आया रेसिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया। दोनों को कंबाइन करो तो आर प्रोपोर्शनल एल बाई ए। और हम लोग जानते हैं कि फिजिक्स में प्रोपोर्शनल हटाओगे तो कोई कांस्टेंट आता है, और हर कांस्टेंट जो होता है वो अलग अलग इक्वेशन में उसका वैल्यू अलग अलग। तो यहाँ पे इस कांस्टेंट को हम लोग रो से लिखते हैं। ये सिंबल रो है। 9th क्लास में डेंसिटी के लिए इस सिंबल का यूज किए थे, लेकिन यहाँ पे ये डेंसिटी नहीं है, यहाँ पे ये कांस्टेंट है। और ये कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं, ये जो यहाँ पे रो आया ना, इस रो को, इस कांस्टेंट को, यहाँ जो रो आया इसको बोलते हैं रेसिस्टिविटी। इस कांस्टेंट को बोलते हैं रेसिस्टिविटी। मतलब अपने पास ना रेसिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया। रेसिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए। एल यहाँ पे क्या है, एल जो है वो है लेंथ ऑफ कंडक्टर। एल का मतलब कंडक्टर का लेंथ, एल हो गया लेंथ ऑफ कंडक्टर। ए जो है ये ए है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये जो ए है ये ए है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एल लेंथ ऑफ कंडक्टर, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, रो का मतलब रेसिस्टिविटी, और आर जो है ये तो पता ही है कि आर जो है वो रेसिस्टेंस है, आर रेसिस्टेंस। क्लियर है। तो रेसिस्टेंस का फॉर्मूला रो एल बाई ए। यहाँ पे रो जो है ना वो रेसिस्टिविटी। अच्छा, रेसिस्टिविटी क्या है? अभी जो एक फैक्टर दिखाए थे ना, नेचर ऑफ मटेरियल, ये वही है
रेसिस्टिविटी का मतलब हो गया कि मटेरियल का नेचर कैसा है, नेचर ऑफ मटेरियल। जिस मटेरियल का भी बात कर रहे थे वही है रो, रेसिस्टिविटी, नेचर ऑफ मटेरियल। अभी देखो ये रो जो है रेसिस्टिविटी है, ये नेचर ऑफ मटेरियल है। ये हर मटेरियल के लिए अलग अलग हो सकता है। आए बात समझ में? ये रो जो है जिसको रेसिस्टिविटी बोले, ये नेचर ऑफ मटेरियल है, ये हर मटेरियल के लिए अलग अलग होगा। जैसे कि कॉपर लिए तो कॉपर का अपना रेसिस्टिविटी, सिल्वर ले लिए तो उसका अपना रेसिस्टिविटी, एल्युमिनियम लिए उसका अपना रेसिस्टिविटी, अगर आयरन ले लोगे तो उसका अपना रेसिस्टिविटी होगा। मतलब सबका नेचर अलग अलग होता। तो ये जो रो है ना रेसिस्टिविटी, ये मटेरियल पे डिपेंड करेगा और एक मटेरियल के लिए रेसिस्टिविटी फिक्स होता है। जैसे कि कॉपर ले लिए तो कॉपर का इतना बड़ा वायर लो, इतना बड़ा वायर लो, इतना बड़ा वायर लो, कितना भी बड़ा वायर ले लो, उसका रेसिस्टिविटी फिक्स रहेगा, ये चेंज नहीं होने वाला है। आ रहा है समझ में? तो रेसिस्टिविटी के बारे में ऐसा बोले कि रेसिस्टिविटी जो है वो किसी भी मटेरियल का ऐसा प्रॉपर्टी है जो कि लेंथ से या फिर एरिया से इंडिपेंडेंट होता है। मतलब उसको लेंथ और एरिया कितना है इससे कोई लेना देना नहीं है रेसिस्टिविटी का। जैसे कि ये कंडक्टर है, ये कॉपर लिए तो ये इतना बड़ा कॉपर और इसमें इतना बड़ा और वायर जोड़ दो तो इसका जो रेसिस्टिविटी होगा, इसका जो रेसिस्टिविटी होगा, दोनों को मिला के जो रेसिस्टिविटी होगा सब तो बराबर होगा, क्योंकि वो तो मटेरियल का प्रॉपर्टी है। जब भगवान जी इस कॉपर को बनाए तो कॉपर को बनाए तो इस पे ठप्पा लगा दिए कि भैया तुम्हारा रेसिस्टिविटी इतना है, जाओ तुम घूमो। अभी कोई तुमको काट दे, खींच के लंबा कर दे, इसको दबा के पतला कर, मतलब मोटा कर दे, कुछ भी कर दे, मतलब इसका रेसिस्टिविटी चेंज नहीं होने वाला। अब क्लियर हुआ? रेसिस्टिविटी क्या है? तो रेसिस्टिविटी किसी भी मटेरियल का ऐसा प्रॉपर्टी है जिसके वजह से मटेरियल जो है, जिसके वजह से मटेरियल को अगर हम काट दे या फिर उसका एरिया चेंज कर दे तो वो प्रॉपर्टी चेंज नहीं होता है। तो लिख लो कि रेसिस्टिविटी का डेफिनेशन अगर लिखना चाहते हो तो रेसिस्टिविटी क्या है? इट इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, रेसिस्टिविटी का डेफिनेशन लिख लेना, इट इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ, इट इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ एंड एरिया ऑफ कंडक्टर। ठीक है, ये ऐसा प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल का जो कि लेंथ और एरिया से इंडिपेंडेंट होता है। एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ एंड एरिया, तो लिख दोगे रेसिस्टिविटी होता है। नोट्स बनाते समय स्टार डाल के पॉइंट लिख लो। रेसिस्टिविटी जो है किसी भी मटेरियल का ऐसा प्रॉपर्टी है जो कि लेंथ और एरिया से इंडिपेंडेंट होता है। क्लियर है? अपने पास फॉर्मूला है R बराबर रो L बाई ए। अभी देखो हम चाहते हैं कि ये जो रेसिस्टिविटी है ना इसका यूनिट निकालना। यूनिट क्या होगा रेसिस्टिविटी का? यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी, यूनिट चाहिए रेसिस्टिविटी का। यूनिट रेसिस्टिविटी का क्या होगा? ये रेसिस्टिविटी का यूनिट है। यहां से इसको फॉर्मूला को फिर से लिखो तो R, यहां रो, यहां L, यहां 1, यहां नहीं कुछ है तो 1 डालें और इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आर ए इज इक्वल टू रो एल। यहां से रो का वैल्यू अगर अपने को चाहिए तो आर ए डिवाइड बाई एल, रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू आर ए बाई एल। अपने को क्या चाहिए था? यूनिट चाहिए था रेसिस्टिविटी का। इसका यूनिट, रेसिस्टेंस का यूनिट पता है ना, ओम। एरिया का यूनिट, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। लेंथ का यूनिट मीटर। कैंसिल करें, क्या आया? ओम मीटर। ठीक है, तो रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या हो जाएगा? ऐसा यूनिट ओम मीटर। ठीक है, ऐसा यूनिट हो गया रेसिस्टिविटी का ओम मीटर। इतना बात तो आया समझ में? और बात को समझो, कुछ और बात तुमको समझा रहे हैं, उस बात को समझो। इसका ऐसा यूनिट हो गया ओम मीटर और ये हो गया रेसिस्टिविटी। ये जो रेसिस्टिविटी होता है ना, रेसिस्टिविटी, इसका एक दूसरा नाम भी होता है। रेसिस्टिविटी का एक अलग नाम भी होता है, यहां लिख रहे हैं। रेसिस्टिविटी का अलग नाम भी होता है, यहां इसको लिखते रहे हैं कि ये जो वर्ड हम लोग लिखे हैं रो रेसिस्टिविटी, इसे लिख रहे हैं, समझ आएगा। रेसिस्टिविटी इज ऑल्सो नोन एज स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। इसको स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी बोला जाता है। रेसिस्टिविटी इज ऑल्सो नोन एज स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। कभी कभी ये नाम दे देगा तो वहां पे ये तुमको नहीं लगे कि ये क्या दे दिया है, इसीलिए बता दिए कि रेसिस्टिविटी को कभी कभी स्पेसिफिक रेसिस्टेंस के भी नाम से बुलाया जाता है। और बात को समझो, ये जो रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस इसका मतलब क्या है? रुकावट, मतलब करंट को फ्लो होने से रोकेगा। इसका ठीक उल्टा वर्ड होता है। रेसिस्टेंस का उल्टा वर्ड होता है कंडक्टेंस। रेसिस्टेंस उसका उल्टा कंडक्टेंस।
मतलब ये जो अगर तुमसे कोई पूछे कि कंडक्टेंस क्या है, कंडक्टेंस क्या है, कंडक्टेंस, तो कंडक्टेंस हो जाएगा इनवर्सली ऑफ रेसिस्टेंस, इनवर्सली हो जाएगा रेसिस्टेंस का। रेसिस्टेंस के उल्टा को हम लोग बोलते हैं कंडक्टेंस। रेसिस्टेंस क्या था? करंट को फ्लो होने से रोकना, और कंडक्टेंस क्या हो जाएगा? करंट को आसानी से फ्लो होने देना। आया बात समझ में? उसी तरीके से ये रेसिस्टिविटी लिखे हैं ना, रेसिस्टिविटी, तो इसका भी उल्टा होता है। रेसिस्टिविटी का उल्टा होता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है रेसिस्टिविटी के। आया समझ में? कंडक्टिविटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया रेसिस्टिविटी के। अब तो नहीं दिक्कत होगा कोई, कंडक्टिविटी, रेसिस्टिविटी, कंडक्टेंस या रेसिस्टेंस, इस सब में सारा वर्ड को एक साथ क्लियर किए। अब देखो ये जो यहां आया ना, इससे हम एक रेसिस्टेंस, ये जो रेसिस्टिविटी है उसका डिफिनीशन दे रहे हैं। जैसे हर बार करते हैं 1 वोल्ट का डिफिनीशन जैसे तुमको सिखाए थे, 1 एम्पियर का जैसे डिफिनीशन सिखाए हुए थे ना, उसी तरीके से इस वाले डिफिनीशन को भी सिखाते हैं। यहां से जो फॉर्मूला आया है R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, यहां से देखो ये है रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल, मतलब रेसिस्टिविटी जो है वो आर ए डिवाइडेड बाई एल। इसका मतलब क्या है? देखो रेसिस्टिविटी का डिफिनीशन बोल रहे हैं। अगर हम लोग ऐसा करें कि एक कंडक्टर लें जिसका लेंथ 1 मीटर हो और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर का हो जाए। हम लोग एक ऐसा कंडक्टर लें जिसका रेसिस्टेंस, जिसका जो लेंथ है वो 1 मीटर का हो जाए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो 1 मीटर स्क्वायर का हो जाए। एक ऐसा कंडक्टर जिसका लेंथ 1 मीटर का, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर का, लेंथ 1 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर, तब जो ये रेसिस्टेंस है वो रेसिस्टिविटी के बराबर हो जाएगा। लेंथ 1 मीटर और एरिया 1 मीटर स्क्वायर, तो ये दोनों 1 हो गया ना, तो रेसिस्टेंस किसके बराबर? रेसिस्टिविटी के बराबर। तो बोले कि अगर हम लोग एक ऐसा कंडक्टर लें जिसका लेंथ 1 मीटर हो और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो जाए, तब जो रेसिस्टेंस है वो रेसिस्टिविटी के बराबर का हो जाएगा। ठीक है, लिख लो इसको लिखते हैं इफ वी टेक ए कंडक्टर। अगर हम लोग एक कंडक्टर लेते हैं, इफ वी टेक ए कंडक्टर ऑफ लेंथ 1 मीटर and cross sectional area 1 meter square, then resistance of that conductor, तब जो रेसिस्टेंस होगा उस कंडक्टर का, उसी को हम लोग बोलते हैं रेसिस्टिविटी, इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी। इसको बोला जाता है रेसिस्टिविटी। अगर हम लोग कोई कंडक्टर है उसका लेंथ लेते हैं 1 मीटर और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं 1 मीटर स्क्वायर, तब जो रेसिस्टेंस होगा वो रेसिस्टेंस जो है वो रेसिस्टिविटी के बराबर का हो जाता है। यहां से रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल। आया बात समझ में? तो अब लगता है कि रेसिस्टेंस वाले कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होने वाला है, सारा कॉन्सेप्ट जो है वो सिखा दिए तुमको। ठीक है, अगर कोई दिक्कत है तो फिर से वीडियो को पीछे की तरफ ले जाओ रिवर्स गियर में, और फिर से उसको देखो और देख के समझ जाओ। अगर 2-3 बार देखोगे ना लूप में आ जाएगा समझ में। ठीक है, तो यहां तक आज इस लेक्चर को रखते हैं। अगले वीडियो में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बता देंगे, मतलब R इज इक्वल टू रो एल बाई ए से रिलेटेड कैसा कैसा क्वेश्चन आता है ये दिखा देंगे, और अगर उसमें समय मिला तो फिर कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर पे चलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए ये वीडियो देखो, सही से रहो, अच्छे से रहो। थैंक यू।